डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप। आपकी डिमांड थी कि मैं यूज़ ऑफ इट पर वीडियो बनाऊं, तो मैं हाजिर हूं यूज़ ऑफ इट लेकर के। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके मन में इट को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं यूज़ ऑफ इट। देखिए, इट सबसे पहले आपको इट के बारे में जानना है। तो इट एक प्रोनाउन है, इट एक प्रोनाउन है और वो भी पर्सनल प्रोनाउन है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो इट जो है वो एक प्रोनाउन है, इट एक प्रोनाउन है। और ये प्रोनाउन जो है वो किसके लिए यूज होता है? तो इट जो प्रोनाउन है वो न्यूटर जेंडर में है, इसका जेंडर जो है वो न्यूटर जेंडर है। और आप अगर नाउन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं वो न्यूटर जेंडर में रखी गई हैं। तो हमें किसी भी निर्जीव वस्तु के स्थान पर अगर प्रोनाउन का यूज करना है तो हम इट का यूज करते हैं। जैसे आई बॉट अ कंप्यूटर स्टरडे, आई बॉट अ कंप्यूटर स्टरडे, तो मैंने कल एक कंप्यूटर खरीदा। अब यहाँ किस वस्तु की बात हो रही है? एक कंप्यूटर की। फिर इसी वस्तु के बारे में कुछ कहना हो तो हमें उसका नाम नहीं लेना है, दोबारा हमें इसके लिए प्रोनाउन का यूज करना होता है। बार बार नाउन को दोहराने से बचने के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ एक कंप्यूटर एक डिवाइस है, एक वस्तु है, निर्जीव है, तो इसके स्थान पर हम लोग ना तो ही का यूज करेंगे ना तो शी का। ठीक, हम इसके स्थान पर इट का यूज करेंगे। तो अगर इसी कंप्यूटर के बारे में और कुछ बताना हो तो जैसे इट इज वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है। फिर इसी के बारे में अगर कुछ कहना है तो इट रन्स वेरी फास्ट, यह बहुत तेज चलता है। ठीक, इसी तरह से और भी निर्जीव वस्तुओं के स्थान पर इट का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। फिर इसी कार के बारे में कुछ कहना है तो कहा जाएगा इट इज रेड, यह लाल है। इस तरह से और भी बहुत से वाक्य होते हैं। या किसी भी पैसेज में कभी भी आपको अगर किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रोनाउन का यूज करना है तो इट का यूज किया जाएगा। और यहाँ इट का अर्थ है यह, इट का अर्थ होता है यह। और यह एक पर्सनल प्रोनाउन है। इट सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए इट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। या इट के साथ अगर वर्ब टू बी का यूज करना है तो हम प्रेजेंट में इज का यूज करेंगे और पास्ट में वाज का यूज करेंगे। जैसे इट इज अ पेन, यह एक कलम है। इट इज अ टेबल, यह एक टेबल है। तो इस तरह से किसी भी निर्जीव वस्तु को अगर ऐसे लिखना है कि यह एक कलम है, यह एक मेज है, यह एक कार है, यह एक कुर्सी है, तो आप इट इज बोलिए और उसके बाद उसका नेम बोल दीजिए। तो ये हो गया, आप अपनी स्पीकिंग में इसे ऐड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इट के और क्या यूज हैं। देखिए, इट के
सेकेंड नंबर पे इट का जो यूज है वो है इन स्पीकिंग ऑफ टाइम। अब यहाँ पे डॉट डॉट कर दिए हैं टाइम। अब टाइम के अंतर्गत और भी चीजें आती हैं जैसे डेट, मंथ, ईयर। मतलब कि अगर आपको टाइम के बारे में बोलना है या डेट के बारे में बोलना है या मंथ के बारे में बोलना है या ईयर के बारे में बोलना है तो आप वहां पे सब्जेक्ट की जगह पर इट का यूज करेंगे। जैसे 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock। सोमवार का दिन है, इट इज द डे ऑफ मंडे। या सोमवार का दिन था तो इट वॉज द डे ऑफ मंडे। इस तरह से आप लोग इट का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 4 बजे हैं, 4 बजे हैं। आप देखिए यहाँ पे केवल टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे वाक्य में आप पहले सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे और उसके बाद ये प्रेजेंट में है तो वर्ब टू बी का यूज होगा इज। तो इट इज, अब 4 बजे की इंग्लिश आप 4 बजे को लिख दीजिए 4 o'clock। इट इज 4 o'clock। या 2 बजे थे, 2 बजे थे तो इट वॉज 2 o'clock। 2 बजे हैं, इट इज 2 o'clock। और 2 बजे थे, इट वॉज 2 o'clock। इस तरह से आज सोमवार का दिन है, आज या सोमवार है, आज सोमवार है तो क्या लिखेंगे? इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। और ज्यादातर जो है इसे बोला जाता है टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। स्पीकिंग इंग्लिश में यही प्रचलन में है। टुडे इज मंडे, टुडे इज संडे, टुडे इज हॉलीडे। लेकिन अगर हम पूरी रूल के साथ आए तो यूज इसे लिखा जाएगा इट इज मंडे टुडे या इट इज हॉलीडे टुडे, मतलब आज छुट्टी है। ठीक, इस तरह से। अब आइए, ये तो सब टाइम हो गया, दिन हो गया। अब महीने में आते हैं कि मार्च का महीना है या मार्च का महीना था, मार्च का महीना था। तो यहां भी देखिए महीने की बात हो रही है, मंथ की बात हो रही है, तो यहां भी सब्जेक्ट इट लगेगा। और यहां पे पास्ट है, इट वॉज द मंथ ऑफ, इट वॉज द मंथ ऑफ मार्च। तो इस तरह से कोई भी महीने के बारे में आपको बोलना हो कि मार्च का महीना था, जून का महीना था, अगस्त का महीना था, तो आप बोल सकते हैं इट वॉज द मंथ ऑफ अगस्त, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, इट वॉज द मंथ ऑफ मार्च, इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल। इस तरह से कुछ भी, कोई भी मंथ हो आप उसे बोल सकते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर सीजन की बात हो या फिर मौसम की बात हो, तो सीजन की बात हो तो भी हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे गर्मी का महीना था, गर्मी का महीना था, या गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम था। तो ये देखिए मौसम की बात हो रही है तो इट वाज समर, इट वाज समर। ठीक, इसी तरह से अगर आपको लिखना है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, जैसे कि इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, बरसात के समय में और भी गर्मी लगती है, तो आप बोलते हैं अक्सर बड़ी गर्मी है। तो आप इसे बोल सकते हैं कि इट इज वेरी हॉट या इट इज एक्सट्रीमली हॉट। तो ये हो गया इट इज वेरी हॉट।
ठंडी के मौसम में आप बोलते हैं बड़ी ठंडी है, तो क्या होगा? बड़ी ठंडी है या बहुत ठंडी है। बड़ी ठंडी है या बहुत ठंडी है, उसके लिए होगा इट इज वेरी कोल्ड। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इट का यूज कब किया जाता है। तो पहला चीज तो इट एक प्रोनाउन है और यह निर्जीव वस्तुओं के स्थान पर यूज किया जाता है। दूसरा चीज कि अगर वाक्य में समय, दिन, महीना या वर्ष के बारे में या किसी सीजन के बारे में कुछ कहा जाए तो हम सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। और आपको ये भी ध्यान देना है कि इट के बाद इज या वाज का यूज होता है। इट के बाद आर या एम का यूज नहीं करेंगे, इट के बाद वर का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो आपको अब समझ में आ चुका होगा। अब आइए देखते हैं इट का तीसरा यूज, एज एन इंडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। अब ये क्या होता है इम्पर्सनल वर्ब? कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको करने वाला कर्ता जो होता है वो डेफिनिट नहीं होता है, पता ही नहीं होता है कि किसने ये काम कौन कर रहा है, और इस तरह के वर्ब को मान लिया जाता है कि ये इसका जो करता है वो नेचर है। ठीक, तो जैसे रेन मतलब वर्षा होना, स्नो मतलब बर्फ पड़ना, या थंडर मतलब गरजना। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इस तरह के वाक्यों को भी, मतलब अगर इस तरह की कोई क्रिया हो तो उनका जो सब्जेक्ट होता है वो भी इट का यूज किया जाता है उसमें भी। तो आइए देखते हैं। हाँ, एज एन इनडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, जैसे आपको लिखना है वर्षा होती है। ठीक, वर्षा होती है, तो आप बोलेंगे इट रेन्स, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, और इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाता है। तो ये हो गया इट रेन्स। और अगर इसे लिखा जाए वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें भी सब्जेक्ट इट होगा, लेकिन इसके साथ आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज करते हैं, तो इट के साथ इज का यूज करेंगे। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। और अगर संभावना प्रकट की जाए वर्ष, जैसे कि बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। मान लीजिए आकाश में बादल मंडरा रहे हैं तो लोग कहते हैं लगता है बारिश होगी या बारिश हो सकती है। ठीक, तो अगर बारिश हो सकती है बोलना है तो आपको लिखना होगा इट में रेन। ठीक, इस तरह से अगर आपको लिखना है कि बर्फ पड़ता है, बर्फ पड़ता है, तो बर्फ पड़ना का होगा इट स्नोज, इट स्नोज। और अगर आपको लिखना है या बोलना है कि बर्फ पड़ रहे हैं तो इट इज स्नोइंग। ठीक, अब अगर आपको बोलना है कि गर्जना होती है, ठीक, तो बोलना होगा कि इट थंडर्स, इट थंडर्स। देखिए गर्जना होती है, गर्जना होती है, तो इट थंडर्स, इट थंडर्स।
और अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में लिखना है, जैसे अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, तो ये भी एक प्राकृतिक घटना है, इसमें भी सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे। इट इज ग्रोइंग डार्क, इट इज ग्रोइंग डार्क। तो इस तरह से कोई भी प्राकृतिक घटना हो या समय का वर्णन हो या दिन हो या कोई भी मतलब प्राकृतिक हो या महीना हो या वर्ष हो, तो आप इट का यूज करेंगे। तो हमने इट के 3 यूज सीख लिए, 3 तरह के यूज सीख लिए। अब आइए देखते हैं चौथा यूज, टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन। टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन मतलब कि अगर आपको किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना है, मान लीजिए कि किसी काम को किसी व्यक्ति ने किया तो उस व्यक्ति का नाम बोला जाता है, तो वो तो नाउन हो गया। और अगर उस व्यक्ति के स्थान पे प्रोनाउन का यूज किया जाए तो वहां सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। तो अगर आपको वाक्य में नाउन पर जोर डालना है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि कभी कभी होता है, मान लीजिए 2 लोगों में झगड़ा हो गया, तो 2 बच्चे हैं उनमें झगड़ा हो गया, तो टीचर पूछते हैं कि आपने झगड़ा क्यों किया, तो एक लड़का कहता है कि दूसरे को कि पहले इसी ने किया, तुम ही थे जिसने पहले ये शुरुआत की। या फिर कोई मान लीजिए पत्थर फेंक के भाग गया, तो जब वो दोबारा मिलेगा तो कहेंगे तुम ही थे जो पत्थर फेंके, तुम ही थे जिसने पत्थर फेंका था। तो इस तरह के वाक्य को हम इट से स्टार्ट करते हैं। या आप कोई पूछा, मान लीजिए आप दरवाजा भड़बड़ाए या खटखटाए, तो किसी ने पूछा कौन है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो आप कहते हैं मैं था, इट वॉज आई, या मैं ही था जिसने दरवाजा खटखटाया, तो इट वॉज आई हु नोक्ड द डोर। तो इस तरह के वाक्य में भी हम सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। लिख दिया है कि इट वॉज, यहां पे आप समझ लीजिए, इट वॉज यू हु बिगेन द क्वेरल, इट वॉज यू हु बिगेन द क्वेरल मतलब कि तुम ही थे जिसने झगड़ा शुरू किया। तो यहां यू पर क्या किया गया है, गिव एम्फेसिस मतलब कि जोर दिया गया है। यहां पे क्या लिखा है, टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन आर प्रोनाउन मतलब कि नाउन या प्रोनाउन पर जब जोर डालना हो तो हम इट का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए यू पर जोर दिया गया है कि ये जो झगड़ा शुरू करने वाला काम था वो तुमने शुरू किया है। तो इट वॉज यू हु बिगेन द क्वेरल। और देखिए इट वॉज आई, इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, मैं ही था मतलब वो मैं ही था जिसने पहली बार विरोध किया, मतलब कि वो अपने पे जोर डाल के बता रहा है कि वो दूसरा कोई नहीं था, मैं था। फिर ये देखिए इट वॉज राजन हु थ्रू द स्टोन, राजन था जिसने पत्थर फेंका, मतलब कि यहाँ पे राजन नाउन है, ये एक नाम है, तो ये यहाँ पे राजन पर जोर डाला गया है। अब आइए देखते हैं इट वॉज शाहजहां हु गॉट द ताजमहल बिल्ट, शाहजहां ही था जिसने ताजमहल बनवाया, मतलब कि ये शाहजहां ही था जिसने ताजमहल बनवाया। तो ताजमहल के जो निर्माणकर्ता हैं उन पर जोर दिया जा रहा है। तो आई होप अब आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।